पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं भीतर की बात, जहां पर चर्चाएं हम करते हैं राजनीति गलियारे में अंदर खाने में हो रही बातचीत और अंदर खाने में जो तैयारियां चल रही होती है उसे सबसे पहले हम आप तक ले आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तैयारियों की अगर बातचीत की जाए या फिर अगर बात करें महागठबंधन की, तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 14 तारीख के बाद से शुरू होने वाली है। जदयू भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच में क्या महागठबंधन से नीतीश कुमार निकल जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रास्तों पर आएंगे? लेकिन किन वजहों से आएंगे? कितने सीटों पर उनको मौका दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? तो कई तरह की लाइजनिंग चल रही है, बातचीत हो रही है। लेकिन अगर 2024 में नीतीश कुमार आएंगे तो सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन में क्या हो सकता है? नीतीश और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में क्या डील होगी? इस पर अंदर खाने में बातचीत और चर्चाएं चल रही है। कई बातचीत है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि अब की बार 400 के पार, तो 400 के पार किन स्थितियों में जाएगी? कई तरह की बातें हैं। आज भीतर की बात में हम इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे कि नीतीश को अझुराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बदला है गियर, हो गई है सीटों की सेटिंग। कौन सा गियर बदल दिया और कौन से सीटों की सेटिंग हो गई? चलिए बाबा से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि बाबा, नीतीश को अझुराने के लिए बीजेपी ने बदल दिया है गियर। कौन सा गियर नीतीश कुमार के लिए बदला गया है? कौन से गियर में बीजेपी गई है? देखिए रत्नेश, आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, लेकिन फिर भी बचवा फंस ही जाता है। फंस जाता है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल फैलाया है 2014 से जो शुरुआत किया है जी, यहाँ आते आते और बड़ा जाल होता जा रहा है। आपको पता चल जाए कि इस तालाब में मछलियाँ ज़्यादा हैं, तो छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा जाल डाल करके आप उसमें से छानिएगा जी। और भारतीय जनता पार्टी इसकी माहिर मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब आप मछली मारने जाइएगा तो उसके अगर बहुत सारे रखवार हैं तो आपको पटियाना भी पड़ेगा, नहीं तो एक आध दूगों को सटकाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी वो सारा चीज़ करना शुरू कर चुकी है जी। उसमें सबसे ज़रूरी है कि नीतीश कुमार को वो सटिया नहीं सकती है, तो उनको सटाना जरूरी है। ये बातें चाहे जितना भी कर लिया जाए, जितना भी कह लिया जाए कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ रहेंगे, 1% या 0.11% ये चांस है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहे। एकदम जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, कहीं कोई रास्ता नहीं होगा, तो नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ रह सकते हैं। पिछले दिनों जो बोल वचन चल रहे हैं, आपसे किसी से छुपा है क्या? बार बार आकर के मीडिया से बातचीत करने का। 2 दिन पहले तक आपने देखा होगा कि नीरज कुमार से लेकर के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और दिल्ली में बैठे मुख्य प्रवक्ता सब एक ही भाषा बोल रहे थे। उसके बाद जो नीतीश कुमार के करीबी हैं उनकी भी भाषा बदल गई है। राम मंदिर पर स्टैंड बदल गया है। ये सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, CA है, NRC है, नोटबंदी है, धारा 370 है, 35A है। जिन चीज़ों पे नीतीश कुमार कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग अपना विचार रखते थे। लेकिन धीरे धीरे करके नीतीश कुमार सारी चीज़ों पर बदलते चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत होती चली गई कि नीतीश कुमार माने या न माने, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले कर लेती थी। अभी आपने देखा 33% आरक्षण वाली बात हुई, इसमें भी नीतीश कुमार ने समर्थन किया। पूरा विपक्ष कुछ अलग कहानी कह रहा था, लेकिन नीतीश कुमार अलग कहानी कह रहे थे। आपको याद होगा कि इन्हीं के पार्टी के जो राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश, वो भी बैठ करके वोटिंग में सीधे चले गए सीट पर कि एको वोट इधर उधर हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो खैर ये सारी बातें हुई और ये बिना नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ही RCP सिंह
मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन प्रचार क्या किया गया? आरसीपी सिंह ने तो कई बार कहा है कि नीतीश कुमार बताएं कि बिना उनके हम मर्जी के आ गए हैं तो अभी इस्तीफा दे देते हैं। कहा नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा है। नीतीश कुमार की मौन स्वीकृति जो होती है ना, मौनम स्वीकार्य लक्षणम, यह हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है। अब हम जिस बात को लेकर के कि कैसे नीतीश कुमार को अझुराने की तैयारी चल रही है, तो इसको कई खंड में आपको बांटना पड़ेगा इस देश की लोकसभा सीटों को। हम शुरुआत करते हैं जिसकी चर्चा हम पिछले लगभग 1.5 साल से ही कर रहे हैं, और 1.5 साल से रत्नेश इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब पाला बदल के आए थे तब की परिस्थितियां हम आंक रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ परेशानी हो सकती है। तो सीधे नजर आ रहा था कि यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड, इन 176 सीटों पे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है उसको रोक सकते हैं। लव कुश ने रोका था ना, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ना, लव कुश तैयार है ना यहाँ बिहार में। आपने यात्रा भी देखा कि लव कुश यात्रा भी शुरू हो गई। तो जब उधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इधर लव कुश की तैयारी है, तो नीतीश कुमार भी उसका हिस्सा है ना। भारतीय जनता पार्टी ने लव कुश यात्रा जो निकाली उसमें कुशवाहा तो नजर आए, कुछ तो नजर आए, लव नजर आए क्या? लव का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बातें घुमा फिरा करके वहीं जाती हैं कि 176 सीट जो इंडिया गठबंधन के लिए प्राणवायु की तरह था, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन विमुख हो गया। इंडिया गठबंधन अगर पकड़ के रखता, नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक फैसले लेने देता, क्या होगा आगे वो तो बाद की बात है। लेकिन यदि आप अगला कोई मुझे 5 किलो अनाज दे रहा है, आप 25 किलो दीजिएगा, तो हम 25 किलो वाले को पहले ना प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार को जब इंडिया गठबंधन में सब कुछ मिल ही जाता तो क्या जरूरत थी उनको इधर उधर देखने की। लेकिन आपने तो इतना परेशान कर दिया कि ये 176 का फॉर्मूला जो नीतीश कुमार ने तैयार किया था कि इन 176 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 50% पर रोक देंगे जी। और इसकी तैयारी भी आपने सुना होगा, फूलपुर का बात चलने लगा था, झारखंड में अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को भेजना शुरू कर दिए थे, ममता बनर्जी से लगातार बात हो रही थी जी। ये सारी चीज़ें देख करके लग रहा था कि 176 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मादा नीतीश कुमार के पास है, अगर उनके साथ लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ साथ वामदल रहते हैं तो। लेकिन अब ये नेक्सस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ लालू परिवार का विभिन्न मामलों में फंसना, दूसरी तरफ झारखंड में जिस तरह की बातें चल रही हैं, सरकार की जो स्थिति चल रही है, सरकार के मुखिया की जो स्थिति चल रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे पर जिस तरह की बातें चल रही है, ये सारी बातें, और उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में आप मायावती को अलग कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम साथ में रखेंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि मतलब भरोसा कितना है उनके ऊपर में, भरोसा कितना कर बिल्कुल सकते हैं। तो ये बातें करने का मतलब है कि विपक्ष वहाँ उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसका फायदा किसको मिलेगा, वोट किसका कटेगा, अगर साथ आ जाते तो किसका होगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक, और अगर ये INDIA गठबंधन एकजुट रहता है तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, यहाँ MY फैक्टर काम करता है। लगभग कमोबेश यही फैक्टर बंगाल में भी काम करता है और झारखंड में भी काम करता है जी। तो इस MY फैक्टर को आदिवासी और बंगाली, इस फैक्टर को अगर जोड़ के रखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने यहीं अझुराने का काम कर दिया है। कुछ लोग तो भ्रष्टाचार में विभिन्न मुद्दों पर अपने परेशानी झेल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ उससे लेकर के नीतीश नाराज है, तो नीतीश को खुश करने का कोई ना कोई प्लानिंग चल रहा है जी। ये सारी बातें घुमा फिरा करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके नरेंद्र मोदी ने गियर चेंज कर दिया है। इसके आगे आप बढ़ते हैं तो 97 सीटें हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात की ये 97 सीटें हैं। इसमें आप देख लीजिए हरियाणा में सरकार किसकी है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होना है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी घुमा फिरा कर सरकार इसी की है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सीधा मुकाबला है, क्योंकि वहाँ
13 सीटों पे जो मुकाबला है उसमें से आम आदमी पार्टी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने साथी को फिर से वापसी की बात कर दी है, शिरोमणि अकाली दल को फिर से अपने पास लाने की बात कर दी है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके 97 सीटें जो हैं, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सिक्का जो है वो चलना शुरू हो गया है। इसके बाद आप 3 राज्यों की जो जीत करके आए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ 65 सीटें हैं। यहाँ की अधिकांश सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, बिल्कुल, अरे कुछ को छोड़ करके, मतलब 90% के आसपास, नहीं उससे भी एबव। ऐसी स्थिति में यहाँ सरकार अभी तुरंत बना है, बहुत बड़ा कहा जाए तो ड्रामेटिक परिवर्तन किया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, और खास करके नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो 1 साल पहले वो अपने हाथ में सारा कमान ले लेते हैं। तो यहाँ के 65 सीटों पे भी बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। इसके बाद अगर साउथ की सीटों की बात करें तो यहाँ झमेला है, लेकिन यहाँ जो भी गेन करेगी भारतीय जनता पार्टी वो उसका प्लस पॉइंट होगा, उपलब्धि होगी। जैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ 129 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। तो कर्नाटका में तो उसके स्थिति बढ़िया है लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो, और विधानसभा में जो कुछ भी जीत करके कांग्रेस आई है, तेलंगाना में जीत करके कांग्रेस आई है, पूरी तरह से अभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। तो यहाँ भी एक नरेंद्र मोदी के नाम पर, और जो काशी कॉरिडोर का स्थापना किया है साउथ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना, बिल्कुल। राम का प्रभाव पड़ेगा ना, बिल्कुल। कुछ लोकसभा क्षेत्रों पर तो उसका प्रभाव मुझे लगता है काशी कॉरिडोर से हो सकता है, बिल्कुल। कारण कि देखिए साउथ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ धार्मिक उन्माद नहीं है। आप साउथ में देख लीजिएगा, मंदिरों का एक बड़ा हुजूम है, आप जाइए तो खाली मंदिर ही मंदिर आपको मिलेगा। हालांकि मंदिर हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन वहाँ के मंदिरों का एक अलग तरह का है। लोग वहाँ देखिएगा तो बड़ा मतलब आत्मीय आनंद के साथ मंदिर में जाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। छोटे-छोटे पूजा पाठ को बड़ा आयोजन की तरह मनाते हैं। इसके बाद कई छोटे-छोटे राज्य हैं, जैसे उड़ीसा से शुरू कीजिए तो उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है, और ये प्रभाव साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी अपना काम किया है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, लेकिन प्लान कहाँ नहीं है, तो प्लान इन 176 सीटों पे नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीती हुई है। बिहार में अभी भी अगर देखा जाए नीतीश कुमार और भाजपा के तो 60-40 का रेशियो है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 18 सीटें उधर हैं और 23 सीटें उधर हैं, 22 सीटें उधर हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके यदि आप देखते हैं तो साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। मतलब अब कुछ को लॉ की ज़रूरत है, बिल्कुल। बिना लॉ के कुछ नहीं रह सकते हैं, लॉ कुछ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, सम्राट चौधरी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, अचानक से सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं उस टसन में है क्या? नहीं, बैक हो रहे हैं। धीरे धीरे वो भाजपा वाले गियर में आ रहे हैं। नहीं, उनका भी गियर चेंज हुआ है। एग्रेसिव जो हुआ करते थे वो धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत लग रहा है कि मैच्योर्ड हो रहे हैं, उस तरह से वो व्यवहार करना है। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये प्लान बनाया है। केंद्र शासित प्रदेशों की 8 की बात करें तो वहाँ भी कमोबेश कई क्षेत्र हैं, जैसे आप देख लीजिए कि दिल्ली की सभी सीटें हैं, यहाँ भी झमेला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है। आप कितना सीट पर, आप कितना सीट, इसी झमेला का फायदा बीजेपी उठाएगी। इसके बाद आप देख लीजिए कि कई केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसको तो भाजपा ने ही बनाया है, तो इसके प्रभाव तो जरूर उसको मिलेंगे, इसके फायदे भी मिलेंगे। जो माहौल है आप जम्मू कश्मीर में वो देख ही रहे हैं क्या है। दूसरा, चाइना से निपटने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो संपादक नमन मिश्रा जी ने कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी को ये चुनाव 2024 का इसलिए नहीं जीतना है कि उनको सत्ता में आना है। नरेंद्र मोदी को ये चुनाव इसलिए जीतना है कि उन्हें एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के रूप में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जीत करके आए थे तो उन्हें दुनिया घुमा था। वो 5 साल जो था वो नरेंद्र मोदी के पर्यटन का था। लोग कहते भी थे कि अरे ये तो रहते ही नहीं देश में। उसका फायदा क्या मिला इस देश को?
ग्लोबल नेता के रूप तो में, ग्लोबल नेता के रूप में धीरे धीरे उनकी स्वीकार्यता होने लगी और कई जो बड़े देश हैं वो इनके सामने छोटा महसूस होने लगे। अब तो वह चाइना में भी नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के आर्टिकल छपने लगे हैं। वहाँ की सरकार भी अब नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने लगी। हमने देखा कि जो वहाँ का कई पत्रिकाएं हैं, जो चर्चित पत्रिकाएं हैं, फोर्ब्स इंडिया हो गया, उसमें आर्टिकल छपा नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी मतलब बहुत ताकतवर नेता बनेंगे आगे चल करके। जी। अब ऐसी स्थिति में एक चीज़ तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार स्विच करते हैं तो उनके लिए सारी परिस्थितियां, माहौल उनके अनुरूप वहाँ मिलने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जो उनका सूझबूझ है और राजनीति करने का जो तरीका है वो बहुत मेल खाता है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार का विरोध करती है, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म की बात करें तो अब कम्युनिज्म पर भी बहुत कुछ अपना रास्ता चेंज किया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो नीतीश के लिए सेटिंग गेटिंग है वो करना नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है। और नरेंद्र मोदी ने 13 तारीख का जो अपना कार्यक्रम, बिहार का जो कार्यक्रम कैंसिल किया, उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 22 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। तो 22 तारीख को सबसे पहले तो यही बदलेगा कि राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर में लोगों के लिए धीरे धीरे करके अब जाने मिलने का समय हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों में सबसे बड़ी बात जो ये है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि 176 सीट पर कोई भी हर्डल नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी हर हाल में ये 176 सीट में से अधिक सीट जीतना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी कुर्बानी, कोई भी एक्शन रिएक्शन करने के लिए तैयार है, चाहे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़े। मैं कह रहा हूं तो लोग समझ ही रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को चाहे अनचाहे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना पड़े तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सवाल देश का है, सवाल आने वाले 5 वर्षों का है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो आप नहीं कर पाए। विपक्ष ने कभी भी, विपक्ष के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विपक्ष बनने की हैसियत तक नहीं जुटा पा रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में आप नरेंद्र मोदी को टक्कर क्या देंगे? सीधी तौर पे एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना किसी और के बस में नहीं है। या तो नीतीश कुमार दे सकते हैं या कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं और नीतीश कुमार को उस स्थिति में आने नहीं दिया गया। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार अपनी छवि के हिसाब से जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहा है और निश्चित रूप से इसके कई कारण हेतु नजर आएंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार को कांग्रेस जो है वो प्रेजेंट नहीं करना चाह रही है, जिसमें कहीं ना कहीं स्थितियां ऊपर आए। और अगर एक मजबूत विपक्ष चाहिए था तो कांग्रेस को नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। चर्चाओं का दौर और सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।